Hello, my dear student. Welcome back once again in our lovely channel that is Bio Plus for NEET with DNSL. Dear student, आज जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली 4 मार्क का क्वेश्चन इस पॉइंट से आ सकता है, डेफिनेटली। और मेरा यकीन है कि ये पॉइंट बहुत ही अच्छा होने वाला है। सिर्फ आप एक काम कीजिए, मेरे पीछे जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो भी कंटेंट आएगा उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर ध्यान दे दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट। आज का पॉइंट है डियर स्टूडेंट, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। यस, ये स्टूडेंट ये पॉइंट बिलोंग करता है हमारे एनसीईआरटी के 21st टॉपिक से, जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपकी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो सिस्टम कुछ इंपॉर्टेंट सेल से बना है, टिश्यू से बना है, और उस टिश्यू के जो सेल्स है उसमें है न्यूरॉन। देखो मेरे पीछे न्यूरॉन दिखाई दे रहा है आपको। और दूसरे जो सेल है वो है न्यूरोग्लियल सेल्स। अब न्यूरॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है फॉर द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी सेल है जो न्यूरॉन को असिस्ट करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में। असिस्टिंग मतलब हेल्पिंग सेल्स है, और उनको कहा जाता है न्यूरोग्लियल सेल। क्या कहा जाता है? न्यूरोग्लियल सेल्स। अब न्यूरोग्लियल सेल्स के भी बहुत सारे टाइप्स है। उसमें पहली है एस्ट्रोसाइट। देखो यहाँ पे एस्ट्रोसाइट जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। दूसरी जो सेल है वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो कि माइलिनोजेनेसिस करती है, मतलब माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं जिसके ऊपर ये माइलिन शीथ होती है। देख रहे हैं आप माइलिन शीथ, तो इसे बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की। और इसका एक टाइप है स्वान सेल जो कि ये माइलिन शीथ बनाता है। और इस माइलिन शीथ के होने से जो कंडक्शन होता है उसको कहते हैं सॉल्टिटरी कंडक्शन। जब इंपल्स छलांग लगाता है मतलब जंप करता है फ्रॉम वंस नोड्स ऑफ रेनवीर टू नेक्स्ट नोड्स ऑफ रेनवीर। देख रहे हैं आप, देखो कैसा इंपल्स जंप करता है। दिस इज कॉल्ड सॉल्टिटरी कंडक्शन। क्या कहेंगे इसे? सॉल्टिटरी कंडक्शन। उसके बाद तीसरी जो सेल है वो है माइक्रोग्लियोसाइट्स, और ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट। और ये क्या करती है? तो ये फैगोसाइटोसिस करती है। देखो फैगोसाइटोसिस क्या होता है? जो भी फॉरेन बॉडीज आती है, सपोज पैथोजन है, वायरस है, कुछ भी है, उसको पकड़कर उसको निगल लेती है और उसको डिस्ट्रॉय करती है। दैट इज कॉल्ड एज अ फैगोसाइटोसिस। तो आपको सिंपली याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन और कंडक्शन करने वाली सेल कौन सी है? न्यूरॉन है, राइट। अब हम न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो न्यूरॉन क्या चीज है? देखो यहाँ पे एक न्यूरॉन एक मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड सेल है और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे इस प्रकार से, और इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है डेंड्रॉन। देखो डेंड्रॉन डेंड्राइट से बना होता है। दूसरा हिस्सा होता है साइटोन सेल बॉडी। देखो वहां पे साइटोन सेल बॉडी आपको दिखाई दे रहा है। और तीसरा हिस्सा जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। अब आपको जो न्यूरॉन यहाँ पे मैंने दिखाया है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन है डियर स्टूडेंट। न्यूरॉन के भी बहुत सारे प्रकार टाइप्स हैं। मल्टीपोलर है, यूनिपोलर है, बाइपोलर है, सुडो यूनिपोलर है, अपोलर भी होता है, और ये अलग अलग रीजन में बॉडी में रहते हैं। तो चलो डियर स्टूडेंट देखते हैं हम जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स कैसे होता है। देखो क्या होता है कि जब भी इंपल्स को हम जनरेट करते हैं, सेल नर्व सेल जनरेट करती है और उसे कंडक्ट करती है, तो कुछ मैकेनिज्म उसके बिहाइंड होता है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि पहली स्टेट कौन सी होती है। तो रेस्टिंग स्टेज होती है, उसके बाद एक्साइटिंग स्टेज होती है, और उसके बाद रीपोलराइज्ड स्टेट होती है। कौन सी? रीपोलराइज्ड स्टेट। अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखो ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इंटरनली इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, बीच में जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है उस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ आयन चैनल्स होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे, देखो ये चैनल जो है इसमें एक है सोडियम पोटेशियम पंप जो एक्टिवली काम करता है सोडियम को बाहर रिलीज करने का और पोटेशियम को अंदर लेने का। 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं एक्टिवली बाय द यूज ऑफ दिस पोटेशियम सोडियम पंप। ये पहले ध्यान रखो। दूसरे जो आप देख रहे हो वो है सिंपल डिफ्यूजन वाले चैनल्स, जिसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल भी कहते हैं। और उससे वो दोनों के भी होते हैं, सोडियम के भी होते हैं और पोटेशियम के भी होते हैं। वो नॉर्मली हर कंडीशन में ऑन रहते हैं, और सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो मेंटेन रखने का काम करते हैं। उसके बाद तीसरे जो आपको दिख रहे हैं वो है वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वो नॉर्मली तो जब रेस्टिंग स्टेज होती है तब क्लोज रहते हैं ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ
कैल्शियम आयंस, उनके ऊपर कैल्शियम बाइंड होता है तो वो क्लोज रहते हैं, लेकिन वो तभी खुलते हैं जब डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होता है। हम देखेंगे उसका मैकेनिज्म कैसा है। तो वोल्टेज गेटेड चैनल डियर स्टूडेंट सोडियम के लिए भी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और दूसरा पोटेशियम के लिए भी है कि नहीं? तो देखो कौन कौन से चैनल है बताए मैंने, एक बार बताओ। पहला सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप, 3H2, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, एक्टिवली मतलब देयर इज यूज ऑफ एनर्जी, राइट, एनर्जी लगेगी ना वहां पे। दूसरा है सिंपल डिफ्यूजन करने वाले आयन चैनल्स, जिसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं या फिर लीकी चैनल कहते हैं, जो कि पोटेशियम के लिए भी है और सोडियम के लिए भी है। और तीसरे जो चैनल से डियर स्टूडेंट वो कौन से है बताओ एक बार। यस, वो जो चैनल है वो है स्पेशल वोल्टेज गेटेड चैनल, जो कि ओपन और क्लोजिंग जो होती है उनकी वो इन रिस्पॉन्स टू द पर्टिकुलर वोल्टेज चेंज। और वो दो टाइप के, एक सोडियम गेटेड चैनल और एक वोल्टेज गेटेड चैनल्स। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, नर्व सेल कोई भी इंपल्स जब कंडक्ट नहीं करती तो उस स्टेट को हम पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइज्ड स्टेट। और पोलराइज्ड स्टेट में बाहर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है और अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। ऐसा नहीं कि निगेटिवली चार्ज्ड, बाहर पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा होता है, अंदर निगेटिव पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल कम होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड। और ये क्यों होता है मैंने बताया आपको कि डीपोलराइज्ड स्टेट में सोडियम के 3 आयंस बाहर जाते हैं और पोटेशियम के 2 अंदर आते हैं। तो अंदर पॉजिटिविटी तो कम हो गई और बाहर पॉजिटिविटी बढ़ गई, तो बाहर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर और अंदर हो गया इलेक्ट्रो निगेटिव नेचर। और इतना ही नहीं, एक्सोप्लाज्म में आप देख सकते हैं, एक्सोप्लाज्म में कुछ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी होते हैं जो कि अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेंटेन रखने का काम करते हैं। तो पहला स्टेट है पोलराइज्ड स्टेट, रेस्टिंग स्टेट। और रेस्टिंग स्टेट में दैट न्यूरॉन डू नॉट कंडक्ट एनी इंपल्स, ये बात ध्यान में रखो। रेस्टिंग स्टेट में अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल होता है वो होता है -70 मिली वोल्ट। एक्चुअली उसकी रेंज होती है -60 टू -85 मिली वोल्ट, उसकी रेंज होती है। लेकिन जनरली एनसीईआरटी में हम बताते हैं कि -70 मिली वोल्ट इज द रेस्टिंग पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन पोलराइज्ड स्टेट। और ये कौन मेंटेन करता है? एक्टिव सोडियम पोटेशियम पंप एंड सिंपल डिफ्यूजन करने वाले आयन चैनल्स। और वोल्टेज गेटेड चैनल अभी भी क्लोज है। क्लियर हो गई बात? ओके। अब दूसरा कंडीशन, अब जैसे ही आप देखो यहां पे आपको मैं एक्सॉन मेम्ब्रेन दिखा रहा हूं, अलग अलग इसके ऊपर चैनल भी हैं। जैसे ही आप स्टिमुलस अप्लाई करते हैं एट अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द नर्व फाइबर और नर्व मेम्ब्रेन, तो होता क्या है देखो वहां पे, जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई होगा तो यहां पे -70 मिली वोल्ट से -60 मिली वोल्ट तक चेंज होगा पोटेंशियल का। और ये जो पहला है, मतलब शुरुआती में क्या होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स इस वक्त ओपन होते हैं। सोडियम गेटेड चैनल्स इस वक्त ओपन होते हैं और धीरे धीरे सोडियम अंदर आने लगता है। धीरे धीरे सोडियम क्या होने लगता है? अंदर आने लगता है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सोडियम धीरे धीरे अंदर आ रहा है। और ये -70 मिली वोल्ट टू -60 मिली वोल्ट तक चला गया कि वहां से ओवर शूटिंग होती है और सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं -60 को। अब -70 टू -60 मिली वोल्ट जो चेंज हुआ है उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और यहां पे वोल्टेज गेटेड चैनल सारे अब ओपन होंगे, किसके? सोडियम के। और सोडियम का एक जैसे मानो फ्लड ही आ जाता है एक्सोप्लाज्म के भीतर फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इमेजिन करो, अंदर अगर सोडियम के चैनल इतने सारे ओपन होते हैं एक ही साथ और ज्यादा सोडियम का फ्लड अंदर आ जाता है तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? अंदर होगा पॉजिटिव और बाहर होगा निगेटिव। मतलब इनर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जहां पे स्टिमुलस अप्लाई हुआ वहीं पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव अंदर और इलेक्ट्रोनिगेटिव बाहर। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव बाहर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव अंदर। और इसी स्टेट को कहते हैं डियर स्टूडेंट डीपोलराइज्ड स्टेट। अब इंपल्स जनरेट हो चुका है,
इसी नर्व इंपल्स को हम कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। और जब अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और बाहर इलेक्ट्रो निगेटिव होगा तो इस अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा मेम्ब्रेन के अराउंड ये वाला, तो उसे कहेंगे डियर स्टूडेंट एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का ही दूसरा नाम है नर्व इंपल्स। तो अब नर्व इंपल्स यहाँ पे जनरेट हो गया, तो अब -60 से लेकर ओवर शूटिंग होगी +30 और +45। देखो यहाँ पे ग्राफ में आपको दिखा रहा हूं कि पहले -70 टू -60 तक गया, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और -60 से जो ओवर शूटिंग होगी तो जाएगा +30 +45 तक, और जैसे ही +45 तक जाएगा, +30 तक जाएगा, तो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होंगे क्लोज, क्योंकि मैंने आपसे कहा है वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो +30 +45 मिली वोल्ट तक अगर जाता है पोटेंशियल, तो वोल्टेज गेटेड चैनल जो सोडियम का था वो होगा क्लोज, और इसी स्टेट को हमने नाम दिया है डीपोलराइज्ड स्टेट। क्या नाम दिया है? डीपोलराइज्ड स्टेट। अब जैसे ही +30 +45 तक जाएगा तो सोडियम गेटेड चैनल होंगे क्लोज और पोटेशियम गेटेड चैनल्स होंगे ओपन, +30 +45 तक। तो अब पोटेशियम का होगा इफ्लक्स। इफ्लक्स मतलब एक्सोप्लाज्म से, देख रहे हैं आप, एक्सोप्लाज्म से पोटेशियम जाएंगे बाहर, वो भी फ्लड जैसे, और बाहर का जो पोटेंशियल था इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो किया जाएगा मेंटेन। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ड्यूरिंग दिस कंडीशन +30 +45 पोटेशियम गेटेड चैनल्स आर ओपन एंड सोडियम गेटेड चैनल क्लोज्ड। तो पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हो गए, सोडियम पोटेशियम बाहर चला गया, बाहर हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अंदर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर से रीपोलराइज्ड स्टेट आ गई। कौन सी स्टेट? रीपोलराइज्ड स्टेट। और रीपोलराइज्ड स्टेट जो होती है डियर स्टूडेंट, उसमें बाहर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और फिर से अंदर इलेक्ट्रो निगेटिव। और ये किसने किया? ये किया वोल्टेज गेटेड चैनल। किसके लिए? पोटेशियम के लिए। अब जो पोटेंशियल होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन एट रीपोलराइज्ड स्टेट वो फिर से -70 मिली वोल्ट होगा। और इमेजिन करो अगर ये वोल्टेज गेटेड चैनल जो पोटेशियम के लिए अगर वो ओपन ही रहते हैं, ऐसे ही ओपन रहेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो एक और कंडीशन आ जाएगी डियर स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। क्या कहते हैं? हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। और हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में जो पोटेंशियल होगा वो -80 मिली वोल्ट तक भी जा सकता है। तो मैंने बात कही आपसे मैकेनिज्म में होता क्या है, पहले पोलराइज दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग, उसके बाद डीपोलराइज दैट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, और उसके बाद रीपोलराइज्ड मतलब रिस्टोरिंग द पोलराइज्ड स्टेट, राइट। तो ये तीन मैकेनिज्म से इंपल्स जहां पे बना था वहां से आगे ट्रांसफर होगा। पहले तो जनरेट हो गया, उसके बाद वो कंडक्ट किया जाएगा फ्रॉम वन पोजीशन टू नेक्स्ट। तो इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से इंपल्स पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड, ऐसे करके करके आगे चला जाएगा। और इसी मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स डियर स्टूडेंट। तो ग्राफ में आपको बहुत क्लैरिटी में दिखाया गया है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने लिया है मिली सेकेंड्स, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने लिया है दैट इज द एक्शन पोटेंशियल। तो जब भी यहाँ पे देखो -70 टू -60 दैट इज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, -60 टू +30 दैट इज द एक्शन पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड डीपोलराइज्ड स्टेट, अगेन +30 टू -70 रीपोलराइज्ड स्टेट, एंड अप टू -80 मिली वोल्ट दैट इज द हाइपरपोलराइज्ड स्टेट। तो ऐसा होता है डियर स्टूडेंट ड्यूरिंग दिस मैकेनिज्म, राइट। गुड, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंगली आपको समझ चुका है। तो देखो डियर स्टूडेंट, अगर इस पॉइंट को हम समराइज करते हैं कि पहले क्या होता है, रेस्टिंग स्टेट में पोलराइज्ड स्टेट, उसके बाद डीपोलराइज्ड स्टेट, उसके बाद रीपोलराइज्ड, उसके बाद हाइपरपोलराइज्ड। तो सिंपल सी बात है कि अलग अलग चैनल कैसे बिहेव करते हैं ड्यूरिंग द पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड एंड हाइपरपोलराइज्ड स्टेट। देखो यहाँ पे पहला केस हम देखेंगे कि पोलराइज्ड स्टेट में एक्टिव सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो ऑन रहता है, राइट। सिंपल डिफ्यूजन वाले चैनल तो हमेशा ऑन रहते हैं, चाहे वो पोलराइज्ड हो, डीपोलराइज्ड हो, रीपोलराइज्ड हो या हाइपरपोलराइज्ड हो, ये तो क्लियर करो। और उसके बाद जो सोडियम गेटेड चैनल होते हैं वो सिर्फ एक बार ओपन रहते हैं, वो भी कहां पे? डीपोलराइज्ड स्टेट में, बाकी कंडीशन में वो क्लोज रहते हैं। और अगर हम बात करेंगे वोल्टेज गेटेड चैनल फॉर द पोटेशियम, तो पोटेशियम के चैनल सिर्फ रीपोलराइजेशन
और हाइपर पोलराइजेशन में ओपन रहेंगे, बाकी पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड कंडीशन में वो भी क्लोज रहेंगे। क्लियर? मैंने अभी बताया कि कौन से चैनल कब कहाँ ओपन रहेंगे और स्क्रीन के ऊपर भी बताया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल इज देयर ड्यूरिंग द पोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड एंड हाइपरपोलराइज्ड स्टेट। तो बात करेंगे अगर पोलराइज्ड स्टेट की तो वहां होगा -70 मिली वोल्ट, उसका रेंज भी होता है -60 टू -85 मिली वोल्ट, राइट? लेकिन हम एवरेज -70 कंसीडर करते हैं वहां पे। अगर हम डीपोलराइज की बात करेंगे तो डीपोलराइज्ड स्टेट में जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो होता है +30 टू +45, जहां पे वोल्टेज गेटेड चैनल +45 पे क्लोज होंगे और पोटेशियम के ओपन होंगे। उसके बाद रीपोलराइज्ड स्टेट में फिर से -70 मिली वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन रहता है और हाइपरपोलराइज में तो पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन रहने से बाहर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होता है तो -85 तक चला जाता है वोल्टेज, -85 तक। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन और पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यूरिंग दिस डिफरेंट स्टेजेस। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि पोलराइज्ड स्टेट में बाहर क्या होता है अंदर क्या होता है, तो पोलराइज्ड स्टेट में बाहर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, डीपोलराइज्ड स्टेट में बाहर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम बात करेंगे रीपोलराइज में तो फिर से बाहर इलेक्ट्रोपॉजिटिव अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर हाइपर पोलराइज की बात करेंगे तो बाहर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दैट इज कॉल्ड एज अ पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड एंड हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। समझ में आई बात? बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट, मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है और मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको बहुत डिटेल में समझ में आया होगा। और नीट के लिए इसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं डियर स्टूडेंट, उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।